स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार के इंटर कॉलेज खामपुर लोहारी बागपत से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेकेंड लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम सीख पाएंगे चालकता, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, चालकता में परिवर्तन और कुछ आंकिक प्रश्न। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं चालकता के बारे में। चालकता या कंडक्टेंस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। कंडक्टेंस इसको आप C से या कुछ जगहों पे G से प्रदर्शित किया गया है, तो दोनों से आप दिखा सकते हैं। यह चालकता जो है वो 1/r के बराबर होती है। इसका मतलब है आप कह सकते हैं कि यह प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है। प्रतिरोध का मात्रक ओम, तो चालकता का मात्रक हो गया ओम इनवर्स या महो, दोनों लिख सकते हैं, या इसी को हम सीमेन भी कहते हैं। चालकता निर्भर किस पे करती है अगर ये जाना जाए तो आप कह सकते हैं कि यह ताप पर निर्भर करती है। कैसे? अगर हम ताप बढ़ाते जाएं तो जैसे से ताप बढ़ेगा गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, और अगर गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो आयनों की गतिशीलता बढ़ेगी, और अगर गतिशीलता बढ़ी तो चालकता भी बढ़ती जाएगी। तो निष्कर्ष क्या निकला? ताप के बढ़ने के साथ साथ गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है और इस वजह से चालकता भी बढ़ती जाती है। तो आप कह सकते हैं ना, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस सो दैट द कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट आल्सो इंक्रीजेस। दूसरा है फैक्टर, ये फर्स्ट पर था। दूसरा है विस्कोसिटी, जिसको हम हिंदी में श्यानता कहते हैं। आप यूं समझ लीजिए, सॉल्यूशन जितना कंसंट्रेट हो, जितना गाढ़ा हो, जितना विस्कस हो, आयंस की स्पीड उतनी कम होगी और चालकता भी उतनी कम होगी। आप कह सकते हैं इफ द विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन द कंडक्टेंस विल बी मोर, and if the viscosity is more then the conductance will be the less. इसी तरह से साल्वेशन एनर्जी, जिसको हिंदी में विलायकीकरण कहते हैं, साल्वेशन भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कंडक्टेंस में। सॉल्यूट, मान लीजिए आपने NaCl को घोला पानी में, तो सोडियम आयन, ये सोडियम आयन मान लीजिए है जिसको हमने प्लस से दिखाया, इसके चारों तरफ वाटर का नेगेटिवली चार्ज आयन आ जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज सॉल्वेशन। आपका जो क्लोराइड आयन है, इसके तरफ वाटर का पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन आ जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज सॉल्वेशन। तो स्मॉलर द साइज ऑफ आयन, ग्रेटर विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्वेशन, एंड with increase in the size of ion the probability of solvation decreases so that the conductance also increases. तो तीन बातें आपने सीख ली। चौथी बात जो है, चौथा फैक्टर जिसके बारे में हम बात करें तो वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसको हम अंतर आणविक बल भी कहते हैं। अंतर आणविक बल, जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मॉलिक्यूल्स, आयंस उतना मुश्किल से मूव करेगा और कंडक्टेंस उतना ही कम होगा। तो आप कह सकते हैं लेस इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेटर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मूवमेंट ऑफ द आयंस एंड ग्रेटर विल बी द कंडक्टेंस। फिर इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां से क्वेश्चन भी आते हैं, वो है डायल्यूशन, तनुता। इन इंग्लिश वी कॉल इट डायल्यूशन। तो जैसे जैसे आप डायल्यूट करेंगे
if you are taking the strong electrolyte, no doubt the number of ions are maximum, but with dilution ये symmetrical arrangement change होता है, इसलिए conductance बढ़ जाता है। और अगर वो weak electrolyte होगा, then the degree of dissociation increases, so that the conductance increases with increasing dilution। यहाँ देखिए एक टर्म हमने लिखा था कि it is equal to 1 upon R। तो रेजिस्टेंस की बात हुई, प्रतिरोध की बात हुई, ऑब्स्टेकल्स की बात हुई। जब आयन मूव कर रहा होता है तो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स व्हिच प्रिवेंट द मूवमेंट। दिस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। तो यह जो प्रतिरोध है या रेजिस्टेंस है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म है कंडक्टेंस फाइंड करने के लिए। हम कहते हैं ओम्स लॉ अगर अप्लाई कर लें तो दिस रेजिस्टेंस R is directly proportional to the length of electrode and it is inversely proportional to the cross section area of the electrode। आप कह सकते हैं this R is directly proportional to L by A। अब यहां से इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, दिस इज R इज इक्वल टू रो इंटू L by A। दिस R इज रेजिस्टेंस या प्रतिरोध, दिस रो इज कंसीडर्ड एज रेसिस्टिविटी या इसी को हम प्रतिरोधकता कहते हैं। अगर यहां पे हम L को 1 सेंटीमीटर मान लें और A जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, आप कह सकते हैं कि when the electrode of 1 centimeter length apart from each other at the length of 1 centimeter, then the area of cross section will be 1 centimeter square, and in that case the resistance R will be equal to the rho। अब चूंकि आपने L और A दोनों की वैल्यू फिक्स कर ली, इसलिए इस कंडीशन में इसको आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध भी इसको कहेंगे। क्यों? क्योंकि L और A की दोनों की वैल्यू आपने फिक्स कर दी। दिस L अपॉन A, L लेंथ सेंटीमीटर में है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो इसी को आप कहते हैं कि सेल कांस्टेंट, सेल स्थिरांक, जिसकी वैल्यू यहाँ इसकी यूनिट क्या आएगी? सेंटीमीटर इनवर्स। कुछ न्यूमेरिकल्स में इसकी जरूरत पड़ती है। L by A is the cell constant which is considered as cell स्थिरांक and measured in centimeter inverse or meter inverse। अब इसी तरह से जैसे हमने 1 upon R को कंडक्टेंस कह दिया, वैसे अगर हम 1 upon रो ले लें, then it is known as specific conductance which is represented by kappa। This is specific conductance। This specific conductance या विशिष्ट प्रतिरोध डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। आप ध्यान दीजिएगा, किसी एकांक आयतन में जितना आवेश कैरी करने वाले कण होंगे, आयन होंगे, उन पर डिपेंड करता है ये विशिष्ट प्रतिरोध। तो जैसे ही आप डायल्यूशन करेंगे, जैसे ही तनुता करते कुछ और विलायक मिलाएंगे, वैसे ही एकांक आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाएगी, और जब आयनों की संख्या कम होगी तो विशिष्ट चालकता
घट जाएगी। सबसे बड़ा अंतर है, मोलर चालकता बढ़ जाती है, तुल्यांकी चालकता बढ़ जाती है, लेकिन ये विशिष्ट चालकता जो है वो घट जाती है। एग्जाम में कई बार पूछा है कुछ अलग अलग बोर्ड्स में कि तनुता के साथ विशिष्ट चालकता का क्या प्रभाव होगा और मोलर चालकता में क्या फर्क पड़ेगा। तो मोलर चालकता बढ़ेगी, लेकिन विशिष्ट चालकता जो है वो डाइल्यूशन के साथ कम हो जाती है। अब अगर आप ये 1/ρ इक्वल टू कप्पा कह रहे हैं और आपको ये विशिष्ट चालकता निकालनी है, तो आप कह सकते हैं दिस स्पेसिफिक कंडक्टेंस वी कैन फाइंड बाय यूजिंग 1/r into L by A, सेल कांस्टेंट। 1/r आपका कंडक्टेंस था, तो आप कह सकते हैं दिस इज कंडक्टेंस C into सेल कांस्टेंट। इससे भी आप आसानी से स्पेसिफिक कंडक्टेंस फाइंड कर सकते हैं या विशिष्ट चालकता निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है मोलर चालकता। किसी विलयन में अगर विलेय का 1 मोल घुलित हो, किसी विलयन में अगर विलेय का 1 मोल घुलित हो और उस विलयन की चालकता किसी ऐसे इलेक्ट्रोड से ज्ञात की जाए जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर और दोनों इलेक्ट्रोड एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हों, तो जो चालकता मिलेगी उसे आप कहते हैं मोलर चालकता, जिसको लैम्डा m से दिखाएंगे। और यह मोलर चालकता बराबर होती है कप्पा इंटू 1000, ये आयतन के लिए है, अपॉन कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। अब यूनिट देख लीजिए, विशिष्ट चालकता का मात्रक है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये आयतन था, वॉल्यूम जिसका मात्रक है सेंटीमीटर क्यूब। ये मोलैरिटी यानी कण मात्रक हो गया मोलर। तो अब यहां से एक ये कैंसिल, बचा क्या, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। आप इसी को बजाय ओम लिखने के चाहें तो सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स कह सकते हैं। इसी को अगर आप चाहें तो सीमेन की जगह महो लिख सकते हैं, महो सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। इसी तरह से अगर आप कहें कि किसी विलयन में अगर 1 ग्राम तुल्यांक विलेय का घुलित हो और उसकी चालकता किसी ऐसे इलेक्ट्रोड से ज्ञात की जाए जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो जो चालकता आएगी उसको तुल्यांकी चालकता कहेंगे, जिसे EQ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ भी फार्मूला हो गया कप्पा इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी के टर्म में। और अब मात्रक हो जाएगा सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स, तुल्यांक प्रतितुल्यांक जिसे कहते हैं। ये दोनों चाहे मोलर चालकता हो या तुल्यांकी चालकता हो, दोनों तनुता के बढ़ने के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। एक छोटा सा रिलेशन जान लेते हैं मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में। अगर आपको मोलर चालकता ज्ञात करनी हो ये और तुल्यांकी चालकता पता हो या नॉर्मलता पता हो, तो आप लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 इंटू n फैक्टर। अब ये सॉल्यूशन वाले चैप्टर में बहुत डिटेल पढ़ाया था मैंने, अपॉन नॉर्मलिटी। n फैक्टर क्या है? n फैक्टर किसी एसिड में नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन है। n फैक्टर किसी बेस में निकलने वाले OH- आयन की संख्या है। यह n फैक्टर
किसी साल्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की संख्या है। तो हमने अब तक सीख लिया चालकता और उसको प्रभावित करने वाले कारक। हम लोगों ने सीखा रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। हम लोगों ने सीखा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, सेल कांस्टेंट, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का अगर उल्टा करते हैं तो मिलता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में एक बात आपने कहा कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मान घट जाएगा। क्यों? क्योंकि यह निर्भर करता है कि एकांक आयतन में कुल कितने चार्ज कैरियर हैं, कुछ कितने आयन हैं जो चार्ज कैरी कर सकते हैं। इसकी मात्रा का आपने बताई ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। फिर हम लोगों ने मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पढ़ा। मैं केवल एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहा हूं ताकि ये सारे पॉइंट आप आसानी से कवर अप कर लें। क्वेश्चन लिखा मैंने दोनों लैंग्वेज में है ताकि हिंदी इंग्लिश कहीं दिक्कत ना आए। When a conductivity cell is filled with 0.2 m KCl, specific conductance is given 0.002768 ohm inverse centimeter inverse. The resistance was found to be 82.4 ohm at 298 Kelvin. At the same temperature, when it is filled with 0.005 N-K2SO4, the resistance was found 324 ohm. हिंदी में क्वेश्चन कैसा मिलेगा? जब एक चालकता सेल को 0.2 m KCl विलयन जिसकी विशिष्ट चालकता 0.00268 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है से भरा गया, तब 298 केल्विन ताप पर इसका प्रतिरोध 82.4 ओम है। इसी सेल में 0.005 N-K2SO4 विलयन भरने में प्रतिरोध 324 ओम पाया गया। ज्ञात कीजिए या फाइंड कीजिए सेल कांस्टेंट, कंडक्टेंस ऑफ 0.55 N-K2SO4, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ K2SO4, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ K2SO4 एंड मोलर कंडक्टेंस ऑफ K2SO4। देखिए हम सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं सेल कांस्टेंट से। तो सेल कांस्टेंट के लिए देखिए हम लोगों ने फार्मूला लिखा है अभी यहीं पे, L/A इक्वल टू सेल कांस्टेंट, और L यहाँ स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया है। तो अगर आप चाहें तो ये सेल कांस्टेंट इससे निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? कप्पा इनटू रेजिस्टेंस, यानी ये जो वैल्यू दे रखी है L/A इज इक्वल टू 0.002768 इनटू रेजिस्टेंस देखिए कितना दिया था 82.4। अब इसको निकाल लीजिए तो आपको मिल जाएगा 0.2281। यूनिट देखिए क्या था? सेंटीमीटर इनवर्स। पहला क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 0.005 N-K2SO4 विलयन का कंडक्टेंस या चालकत्व, यानी 1/R। रेजिस्टेंस दे रखा है ना, तो 1/R कीजिए, कंडक्टेंस मिल जाएगा। तो दूसरे वाले में C इक्वल टू 1/R आया, तो 1/324 ये आ गया आपका 3.086 इंटू 10⁻³ यूनिट क्या होगा? ओम इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 3, 0.005 N-K2SO4 की विशिष्ट चालकता यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा। अब देखिए हमने लिखा भी है स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा इज इक्वल टू 1/R इंटू L/A या C इंटू सेल कांस्टेंट। तो आप ऑलरेडी C निकाल चुके हैं, तो आप क्या करेंगे? कप्पा इज इक्वल टू C इंटू सेल कांस्टेंट। C की वैल्यू आपने निकाली है 3.086 इंटू 10⁻³
और सेल कांस्टेंट हम लोगों ने निकाल लिया, ये था 0.2281। मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको 7.04 इंटू 10⁻⁻⁴। और यूनिट देखिए क्या था, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपने ये यूनिट रख दिया यहाँ पे, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 0.55 n K2SO4 की तुल्यांकी चालकता, n है यानी नॉर्मलता दिया है, तो ये फार्मूला लगा लीजिए। अब आपने तुल्यांकी चालकता निकाल ली, कितना आ गया, कंडक्टेंस निकाला आपने 7.04 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 1000 अपॉन 0.005। इसी को सॉल्व कर लीजिए तो आपको तुल्यांकी चालकता मिल जाएगी, और ये आएगा आपका 140.8 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स, तुल्यांक इनवर्स। अब अगर लास्ट क्वेश्चन देखें तो मोलर चालकता बताना है, आप डायरेक्टली देखिए दिस इनटू n फैक्टर कर लीजिए, तो 140.8 इंटू 2, क्यों, K2SO4 में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, इसलिए n फैक्टर की वैल्यू ये 2 हो गई, तो चालकता आ जाएगी 281.6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आप अगर इस पूरे फार्मूले में भी रखते तो भी आप आसानी से आंसर निकाल सकते थे। यहां देखिए, अगर मैं पूरा फार्मूला यूज करूं, कप्पा इंटू 1000 इंटू n फैक्टर अपॉन कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी, तब भी हमारा आंसर वही आता। मैंने डायरेक्ट वहां लिख दिया। आप अगर पूरे स्टेप को अप्लाई करते तो आप लिखते मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू 7.04 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 1000 इंटू 2 अपॉन 0.005, तो भी आंसर आपका वही आता, 281.6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इस वीडियो में आपने ना केवल चालकता, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता सीखा, वरन आपने उससे जुड़ा एक न्यूमेरिकल भी सीखा। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कोलाउड्स लॉ और उससे जुड़े क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।